रेक्टल कैंसर के सर्जरी के दौरान किए जाने वाले आइलियोस्टोमी जब हम क्लोज करते हैं तब क्या होता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, हमने रेक्टल कैंसर के ऊपर पहले भी काफ़ी सारा चर्चा किया है और आज का भी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है जब आइलियोस्टोमी को हम क्लोज करते हैं या आइलियोस्टोमी रिवर्सल जब हम करते हैं तो क्या होता है। रेक्टल कैंसर में आइलियोस्टोमी करना मतलब एक टेम्पररी स्टोमा बनाना है, जो हम यूजुअली करते हैं जब हम मिड रेक्टल कैंसर या लो रेक्टल कैंसर जो मल के द्वार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जो सिचुएटेड कैंसर से इनका जब हम सर्जरी करते हैं। रेक्टल कैंसर में कब स्टोमा लगता है और कौन से टाइप का स्टोमा लगता है, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। डेफिनेटली मैं आपको वो वीडियो का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके आइडियाज़ और क्लियर हो जाएंगे। सो आइलियोस्टोमी दोस्तों एक टेम्पररी स्टोमा है और टेम्पररी स्टोमा जहाँ पे हमने सर्जरी किया उस जगह को हील होने के लिए टाइम देता है और जब ये हीलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब हम आइलियोस्टोमी को रिवर्सल कर सकते हैं। कब ये रिवर्सल करना चाहिए, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि घाव अच्छे से भरा है कि नहीं, एनास्टोमोटिक लीक हुआ था क्या, पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है और इनको एडिशनल कीमोथेरेपी लगने वाला है क्या और सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ये थोड़े फैक्टर्स हैं जिनको हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। आइलियोस्टोमी रिवर्सल के टाइमिंग के ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और ये टॉपिक को डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे दे रहा हूँ। आप ये वीडियो भी देखिएगा, इससे आपके आइडियाज़ और भी क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम कब आइलियोस्टोमी बनने वाला है और आइलियोस्टोमी का रिवर्सल का टाइमिंग क्या है उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइलियोस्टोमी जब रिवर्सल होता है तो तब क्या होता है। सो दोस्तों, आइलियोस्टोमी रिवर्सल मतलब हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने स्टोमा बनाया था, जिससे फीकल डाइवर्शन, जो मल आपका नॉर्मल रूट पे नहीं जा रहा था और एक बैग में या कोलोस्टोमी आइलियोस्टोमी बैग में जमा हो रहा था, ये अब नहीं होगा क्योंकि हमने ये जोड़ दिया। तो खाना जो है, पचा हुआ खाना, वो स्टोमा वाले जगह से भी जो क्लोज हो गया उससे आगे जाएगा और बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत इतने दिन तक रेस्ट कर रहा था, तो बड़ी आंत में जाएगा, उधर से आगे बढ़ेगा मल के द्वार की तरफ और ये जहाँ पे हमने सर्जरी करके इंटेस्टाइन्स को जोड़ा था, लार्ज इंटेस्टाइन्स को, जो इसको हम अनास्टोमोसिस बोलते हैं, उसके थ्रू जाके मल द्वार तक पहुँचेगा। तो जब ये नॉर्मल रूट को ये करने जो पचा हुआ खाना नॉर्मल रूट पे से जाने लगता है कई हफ्ते या कई महीनों के बाद, जब हम रिवर्सल कर रहे हैं, तो तब एक कंडीशन जो है जिसको हम लार्स सिंड्रोम बोलते हैं, इसका मतलब है कि लो एंटीरियर रिसेक्शन सिंड्रोम, ये कंडीशन के जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। सो जब हम आइलियोस्टोमी रिवर्सल करते हैं तो खाना क्या है, जैसे मैंने बताया, लार्ज इंटेस्टाइन से होके निकलता है। तो दोस्तों, कई हफ्ते या कई महीनों तक अभी जो आपकी बड़ी आंत थी वो रेस्ट कर रही थी, तो उससे क्या होता है कि जो बड़ी आंत का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग पूरा वीक हो जाता है और उसके जो सेल्स हैं उनका नंबर भी घट जाता है। इसको हम डिफ्यूज कोलोनिक एट्रोफी बोलते हैं। तो जो बड़ी आंत का काम है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट और जो पानी है जो पचे हुए खाने में, उसको खींच लेना। इससे क्या होता है ना, आपका जो स्टूल या मल है थोड़ा सेमी सॉलिड या सॉलिड बन जाता है क्योंकि उसमें सब पानी बड़ी आंत निकाल रहा है। बट क्योंकि इतने दिन से रेस्ट कर रहा था और इसमें वो ताकत नहीं है, इसका सेल लाइनिंग वीक है, तो क्या होगा, जैसे हम आइलियोस्टोमी रिवर्सल करते हैं, शुरुआत के 2 से 4 दिन में ना हम यूजुअली पेशेंट्स में देखते हैं कि बहुत सारा लूज मोशन होता है क्योंकि वो पानी को खींच नहीं रहा है बड़ी आंत, इसके लिए तो थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगता है इसमें। मोशन को कम करने के लिए दवाई लगती हैं और आईवी फ्लूइड सलाइन भी लगता है ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन या लो बीपी ना हो जाए, इसके लिए। तो ये था ये आइलियोस्टोमी के बाद जो शुरुआत में, मतलब शुरुआत के 4-6 दिनों में होता है। सो बाय द टाइम हम यूजुअली आइलियोस्टोमी रिवर्सल के बाद 5वें या 6ठे दिन पे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, तब तक ये मोशन लगभग सेटल हो गया रहता है।
सो इसके बाद जो रिकवरी प्रोसेस जब होता है ना, तब जो जैसे मैंने पहले बताया लार्ज सिंड्रोम के लक्षण आने शुरू होते हैं। तो ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, रेक्टम क्या है? रेक्टम एक स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे पचा हुआ खाना जो मल बन जाता है वो स्टोर होता है और साइक्लिकली पीरियडिकली टाइम टू टाइम पे वो एम्प्टी होता है। तो रेक्टम मल के एक पैसेज के लिए भी काम करता है, उसके स्टोरेज के लिए भी काम करता है। इसके साथ ही साथ जो रेक्टम का शुरुआत का हिस्सा है रेक्टोसिग्मोइड एरिया में, वहाँ पे एक इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स, न्यूरल कॉम्प्लेक्स रहता है। वो क्या मैसेज भेजता है ऊपर कि वो जो इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है, जो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये फ्रीक्वेंसी है मूव होने का, इसको थोड़ा कम कर देता है ताकि आप बार बार बावल मूवमेंट्स के लिए टॉयलेट ना जाओ। ये आप कंपेयर कर सकते हो छोटे बच्चों के साथ जो बहुत छोटे रहते हैं। इनमें कई बार वो मोशन पास करते हैं क्योंकि ये जो इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स है इनमें इतना डेवलप नहीं रहता जितना एडल्ट्स में या हम में रहता है। तो ये भी हमारा चला गया है रेक्टल कैंसर के सर्जरी की वजह से। तो इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स चला गया है, स्टोरेज कैपेसिटी चला गया और ओवरऑल रेक्टम छोटा भी पड़ गया। तो इसके साथ ही साथ क्या है, कई बार हमने रेडिएशन दिया रहता है, ठीक है, और कई बार जो लो रेक्टल कैंसर के लिए हमें ऑलमोस्ट जो टॉयलेट का स्पिंक्टर कॉम्प्लेक्स है रेक्टम का जो आखिरी हिस्से में रहता है उसके नज़दीक जाके हमने ऑपरेशन किया। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना ये थोड़े बहुत आपके बावल मूवमेंट में चेंजेस आते हैं जिसको हम लार्ज सिंड्रोम बोलते हैं। ये होते क्या है? एक तो है कि क्लस्टरिंग होना, मतलब 1 या 2 घंटे के गैप में आपको कई बार टॉयलेट जाने का मन करेगा। आप जाओगे बट आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि पूरा अच्छे से ये आपका बावल क्लीन नहीं हुआ है, आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लस्टरिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट परेशानी पैदा करने वाला पॉइंट रहता है। दूसरा है बावल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहना। यूजुअली ये हम बहुत ही जो लो रेक्टल कैंसर्स रहते हैं जिसमें अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन किया है या इंटरस्फिंक्टर रिसेक्शन किया है, इनमें हम देखते हैं तो हल्का सा लीकेज वगैरह हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो गैस बन रहा है वो गैस के ऊपर कंट्रोल भी कम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर पेशेंट में होता है, बट ये होने का संभावना रहता है। ठीक इसी तरह अर्जेंसी भी होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि बावल मूवमेंट आ रहा है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि तुरंत हम टॉयलेट में जाए, तो ये होता है। ये किसी तरह गैस बन सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं ये जो है एक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इनको कलेक्टिवली हम लार्ज सिंड्रोम बोलते हैं। ये लार्ज सिंड्रोम के ऊपर भी दोस्तों हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं इधर लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने और डिटेल में इसको इलैबोरेट किया है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी दूसरे वीडियो में चर्चा किया कि ये सिंड्रोम जो आइलियोस्टोमी क्लोज होने के बाद आता है, ये इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए, दवाई क्या दे सकते हैं, ये सब के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर वो भी देखिएगा। सो आइलियोस्टोमी रिवर्सल हो गया तो इसके बाद जो लार्ज सिंड्रोम है वो आपको आज आ सकता है। तो इससे क्या है ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो सकता है कि आपको काफ़ी तकलीफ़ हो। तो दोस्तों आइलियोस्टोमी जो है जो रिवर्सल कर रहे हैं ये कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए किया गया एक प्रोसीजर था जिसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, इसमें अर्जेंसी की ज़रूरत नहीं रहती है, बट फिर भी हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है, रिसर्च में भी पाया कि आइलियोस्टोमी को हम कितना जल्दी हम क्लोज करेंगे कि जो लार्ज सिंड्रोम के जो लक्षण है इनका सीवियरिटी कम हो सकता है। बट हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम अननेसेसरी इसमें रिस्क लें, सारे पेशेंट फैक्टर्स को डेफिनेटली हमें कंसिडर करना रहता है। और ठीक इसी तरह फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कैंसर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने का भी ज़रूरत नहीं रहता है। डेफिनेटली आपको अपना आगे क्योंकि आपको टाइम जाने वाला है, एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स आपका जाता है ये लक्षणों में एक स्टेबिलिटी आने के लिए और मैनेजेबल बन के आपका एक लाइफस्टाइल में एक यूनिफॉर्मिटी आने के लिए। तो आपको भी मेंटली रेडी होना पड़ता है आइलियोस्टोमी रिवर्सल से पहले, और आपका लाइफस्टाइल प्लान करना पड़ता है। स्पेशली ये चैलेंजिंग होता है अगर कोई ट्रैवलिंग वाले जॉब में है और टॉयलेट का एक्सेस इतना आसान नहीं है और डाइट में कंट्रोल नहीं हो सकता। ये सब चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना रहता है क्योंकि इससे
ये आगे जाके क्या पेशेंट झेलेगा, ये इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स को भी हमें आपको एज अ पेशेंट ध्यान में रखना चाहिए जब हम आप आइलोस्टोमी रिवर्सल को कंसिडर कर रहे हो तो। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।